अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। अच्छा जी, आपको आवाज ठीक आ रही है बेटा मेरी? यस मैम। यस मैम। ओके ओके। 8:13 हो गए, 8:10 पे शुरू करना था। चलिए अभी 2 मिनट और, अभी स्टूडेंट जरा कम है, 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, कुछ क्वेश्चंस थे, तूबा ने किए थे। हाँ, तूबा इज हियर। यस मैम। ओके तूबा। अच्छा, अब पहले हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं, मीनवाइल कुछ और स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे। अच्छा जी, आपने क्या कहा था लास्ट लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ, एट लॉन्गर वेवलेंथ टू ऑनवर्ड मैम हाउ दीज एमिशन लाइंस आर हेल्पफुल फॉर कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, मर्करी लैंप में ही आपने कहा ना कि कैलिब्रेशन के लिए कैसे हम इनको यूज करते हैं, तो क्या नो होता है? मैम। जी जी, मैम ये ड्यूटेरियम लैंप और हाइड्रोजन लैंप में लिखी हुई थी ये लाइन। ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में, मैं देखती हूँ इसको। ड्यूटेरियम और लैंप इससे पहले ही थे। At longer wavelengths greater than 360, the lamp generates emission lines that are superimposed on the continuum. For many, this one? यस मैम। अच्छा, इसमें क्या है कि ये कौन सी ये किसके लिए है? दिस इज फॉर द हाइड्रोजन लैम्प। बोथ ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन लैम्प जो है वो 160 से लेकर 375 तक ही एप्लीकेबल है। ठीक है, बेसिकली हम इसकी ये वाला रीजन को यूज करते हैं। कहता है जब ये इससे ज्यादा इसकी वेवलेंथ हो जाती है तो इससे एमिशन लाइंस निकलती हैं। एक तो ये है कि ये 160 से लेके 375 तक की जो रेंज है, इसको हमने स्टडी करना है यूवी रीजन को, और हमारा जो सैंपल है वो जब इसके साथ इंटरेक्ट करता है और रिजल्ट देता है। जब इससे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट होती है तो इससे एमिशन लाइन का मतलब ये है कि अब वो उसके जो इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस हाइड्रोजन के और ड्यूटेरियम के, अब उसमें एक्साइटेशन हो जाती है इससे ज्यादा की। अब इसमें ये नहीं होता कि वो स्टेबल नहीं रहते, बल्कि उनकी कुछ थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी आ जाती है और उनका अपना एक स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम बन जाता है। तो वो एमिशन लाइंस के कुछ इससे ज्यादा जब हाई एनर्जी उनकी होगी, 360 से लेके 400 नैनोमीटर तक, आप कह सकते हो कि वो लाइंस कौन सी हैं, वो सुपर इम्पोज ऑन द कंटिन्यूम, वो इतनी शार्प होती है और इतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होती है कि वो हर दफा उसकी वो सुपर इम्पोज हो सकती है, क्योंकि उसकी चेंज नहीं होती विद द पैसेज ऑफ टाइम, बल्कि इस रेंज में वो एक स्पेसिफिक जो है वो पीक देता है, मिशन लाइन देता है। उसको हम जो है जब वो हर दफा सेम होगी, एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में होगी, एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी की होगी, तो इसका मतलब है कि वो बहुत सिलेक्टिव है और स्पेसिफिक है।
जिस तरह मर्करी आर्क लैंप की है ना, हम आप कह सकते हो कैलिब्रेशन के लिए उन्हीं सोर्सेज को यूज कर सकते हैं जो सोर्सेज हमें हर दफा सेम इंटेंसिटी की सेम एक और फ्यू सिग्नल्स आए हमारे पास, ठीक है, तो हम सिर्फ उसको यूज कर सकते हैं फॉर द कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो कहता है कि इसको हम अपनी इस रेंज के अलावा 375 तक तो हम इसको यूज कर सकते हैं, वो भी ज्यादातर ये 160 से लेकर 300 तक ही होगा। तो इससे ऊपर जो वेवलेंथ है उससे हम उसको कैलिब्रेशन के लिए यूज करेंगे, क्योंकि उसकी लाइंस जो सी हैं वो बहुत शार्प होती हैं और फ्यू स्पेसिफिक सिग्नल्स होते हैं। गॉट इट? यस मैम मैम। अनीता को ऐड कर लें। जी क्या हुआ? हाँ जी कर रही हूँ बेटा, मैम कर रही हूँ। ओहो जी ये जी रिमूव हो गया, हाँ रिमूव कर रही हूँ। अच्छा जी, अब हम आगे चलें। अच्छा नहीं, और भी आपके क्वेश्चन थे, सॉरी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था जी कि mass cell should be calibrated against each other regularly with an absorbing solutions। हाँ जी, क्या मतलब है? कौन इसको करेगा? आप में से कितने लोग हैं यहाँ पे कोई इसको आंसर देना चाहें? मैम सेम सॉल्वेंट जो है वो हम दोनों सेल में डाल के देखेंगे, अगर दोनों की एब्जॉर्प्शन सेम आएगी तो उसका मतलब दोनों मैच्ड सेल हैं। जी बिल्कुल ठीक है। तो इससे हम कैलिब्रेशन, ये किसकी कैलिब्रेशन में यूज होगा? सेल भी कैलिब्रेट हो जाएगा और उसके बाद इंस्ट्रूमेंट भी कैलिब्रेट हो जाएगा, ठीक है ना? कि अगर बाकी सब चीजें सेम है, सिर्फ फर्क हम किसका कर रहे हैं? सेल को चेंज कर रहे हैं, सैंपल सेल को, ठीक है। तो सैंपल सेल भी कैलिब्रेट होगा और इंस्ट्रूमेंट भी, कि इससे इसमें जो सा अब इंस्ट्रूमेंट तो सेम है, बेसिकली ये सेल ही कैलिब्रेट होगा कि आपके जो दोनों सेल्स हैं वो आप उसमें फर्क नहीं आएगा। अच्छा जी, फीचर मैम, बेटर इक्वलाइजिंग द एनर्जी बिटवीन द सैंपल एंड द रेफरेंस बीम। The photomultiplier voltage is lowered and the signal to noise ratio of the spectrum is improved। हाँ जी, वो कहता है कि उन्होंने कहा है कि जब एनर्जी डिफरेंस कम होगा बिटवीन द सैंपल और रेफरेंस बीम, तो क्या होगा? रेफरेंस बीम की वजह से, एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से, तो फोटो मल्टीप्लायर वोल्टेज जो है वो कम होगी। जब वोल्टेज कम होगी तो सिग्नल टू नॉइस रेशियो ऑफ द स्पेक्ट्रम जो सा है वो ज्यादा हो जाएगा। रेशियो वो इज स्पेक्ट्रम रेशियो जो है वो इम्प्रूव्ड हो जाएगी। इम्प्रूव का मतलब है कि सिग्नल इम्प्रूव हो जाएंगे और नॉइस कम हो जाएगी बाय बेटर इक्वलाइजिंग द। ये कौन से वाले में? ये हमारा लास्ट वाला ही होगा ना, आई थिंक। वेवलेंथ सेलेक्टर के बाद चलें। मैम ये वो जो आपने पीडीएफ सेंड की थी नल वाली हमें पहले, उसमें से है ये। अच्छा उसमें से है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये फोटो मल्टीप्लेयर भी हमने शुरू करना है आज, इसको हम देखते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। ये अभी हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर। अच्छा एक और भी क्वेश्चन था, ये किसी और का था कि स्पेक्ट्रोग्राम, और ये किसका था? कोई बच्चा है जिसने भी पूछा हुआ है? गर्ल में से थी कोई, तूबा आई थिंक, तूबा नहीं, उंजला, उंजला ने पूछा था कि स्पेक्ट्रोग्राफ और मोनोक्रोमेटर में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रोग्राफ एंड द, यही था ना उंजला आपका क्वेश्चन? यस मैम यही था। हाँ जी, इसको कौन रिप्लाई करना चाहेगा? स्पेक्ट्रोग्राफ एंड द मोनोक्रोमेटर, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू? बच्चे पढ़ रहे हैं, गुड। हाँ जी, कौन बताएगा? कोई भी नहीं? मैं ही बोलूं? मैम जी जो हाँ। स्पेक्ट्रोग्राफ है मैम, स्पेक्ट्रोग्राफ जो होता है वो स्पेक्ट्रोमीटर में अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट यूज करते हैं एज अ डिटेक्टर के तौर पर इंटेंसिटी को मैयर करने के लिए, तो वो तो हम उससे स्पेक्ट्रोग्राफ बोलेंगे। लेकिन मोनोक्रोमेटर जो है वो तो वेवलेंथ सेलेक्टर के तौर पर यूज होता है। हाँ गुड। ये किसने रिप्लाई किया? आमना ने? मैम आयशा रफीक। आयशा रफीक ने, गुड आयशा, वेल डन। हाँ जी तूबा, डू यू गॉट इट? यस मैम। ठीक है ना? स्पेक्ट्रो, जी बेटे। ये कहा जा सकता है कि जो स्पेक्ट्रोग्राफ है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, सिर्फ एक वेवलेंथ के लिए, और जो मोनोक्रोमेटर है वो स्कैन के लिए भी हो सकता है और एक वेवलेंथ के लिए भी। यानी नहीं, क्वांटिटी आपने और थोड़ा सा बेटा इसको उलट कर दिया है। स्पेक्ट्रोग्राफ जो है ना आपका प्रिज्म जैसे है, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जिसमें हम प्रिज्म को एज अ वेवलेंथ सिलेक्टर यूज करेंगे, वो क्या होगा? उसे आप स्पेक्ट्रोग्राफ, यानी कि वो आपका जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इसका मतलब है आपने उसमें मोनोक्रोमेटर की बजाय स्पेक्ट्रोग्राफ यूज किया। स्पेक्ट्रोग्राफ बेसिकली इट इज अ मशीन
दैट रिकॉर्ड स्पेक्ट्रा, ठीक है, और प्रोड्यूस स्पेक्ट्रोग्राम, ये स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड करती है और बाय प्रोड्यूसिंग द स्पेक्ट्रोग्राम, ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राम को प्रोड्यूस करके। स्पेक्ट्रोग्राम क्या है, अब वहां पे वेवलेंथ सिलेक्टर की तरह मोनोक्रोमेटर का मतलब है सिंगल वेवलेंथ को भी वो कर सकता है और वो एक बैंड ऑफ वेवलेंथ को भी कर सकता है। लेकिन जो आपका स्पेक्ट्रोग्राफ होगा वो होल, जो प्रिज्म को जब हम यूज कर रहे हैं तो वो होल यूवी या विजिबल, आइदर आप ग्लास का प्रिज्म यूज कर रहे हो या क्वार्ट्ज का यूज कर रहे हो, वो उस पूरे को डिस्पर्स करेगा और पूरे का पूरा बैंड बनेगा। जहां अब वहां पे जब हमारे पास हम उसको सिलेक्ट करते हैं अपने नॉब को, स्पेक्ट्रॉनिक 20 मैंने आपको दिखाया था, तो फिर हम अपने कैमरे को चेंज करते हैं, कैमरे को रोटेट करते हैं और हम अपनी वो उस वेवलेंथ पे जाके फोटोग्राफ या स्पेक्ट्रम जो सा है वो ड्रॉ करते हैं, जो कि हमारी चॉइस होती है, जिसको हमने सिलेक्ट किया होता है जिस रेंज को। तो दिस इज द स्पेक्ट्रोग्राफ। और मोनोक्रोमेटर क्या है कि उसमें हमने पहले से वेवलेंथ सिलेक्ट कर ली है, अब वो उसी एक रेंज की लाइट को भेजेगा सैंपल तक और वो वेवलेंथ की लाइट जो सैंपल पे जाके उससे इंटरेक्शन करेगी, ठीक है। This is the basic difference between the spectrograph and the monochromator. और स्पेक्ट्रोमीटर को कैसे डिफरेंशिएट करोगे स्पेक्ट्रोग्राफ से? यही मैम, एक में ग्राफिक प्लेट इस्तेमाल होती है और दूसरे में मोनोक्रोमेटर इस्तेमाल होता है। नहीं, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर क्या है जी? हाँ मैम वो इमीडिएट रेडिएशन मेजर करेगा, ये डिफरेंस होगा। स्पेक्ट्रोमीटर आप बेटे सिर्फ तब कहोगे जब आपका, देखिए ये क्या हो रहा है, डिस्पर्शन। जब स्पेक्ट्रोग्राफ की बात कर रही हूँ, मोनोक्रोमेटर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो रही है, डिस्पर्शन हो रही है, ठीक है ना। अभी लाइट का इंटरेक्शन सैंपल के साथ नहीं हुआ। जबकि स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेजर करेंगे किसको, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द मैटर सिंपली, ठीक है ना। वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद द केमिकल सब्सटेंस को मेजर करेगा उसे हम स्पेक्ट्रोमीटर कहेंगे। जो लाइट को डिस्पर्स करेगा उसको क्या कहेंगे, वेवलेंथ सिलेक्टर। वो फिल्टर भी हो सकता है, वो आपके पास स्पेक्ट्रोग्राफ जो है वो कंप्लीट उसका, यानी कि इसमें भी कॉलीमेटिंग भी आ जाए। मैंने आपको दिखाया था ना प्रिज्म के साथ जब हमने देखा था, तो उसमें कॉलीमेटिंग डिवाइस भी थी, उसमें प्रिज्म भी आता है, फिर आपके पास फोकसिंग लेंस भी था। तो ये सारा मिलकर क्या बनाएगा, स्पेक्ट्रोग्राफ, और रिकॉर्डर भी आ जाएगा साथ, तो रिकॉर्डिंग स्पेक्ट्रा, ठीक है। स्पेक्ट्रोग्राफ इज अ मशीन फॉर रिकॉर्डिंग द स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड एट स्पेक्ट्रोग्राम। गॉट इट? So this is the difference between a monochromator, spectrograph and spectrometer. ठीक हो गया जी? चलें आगे डिटेक्टर्स की तरफ। मैम एक क्वेश्चन था। हाँ जी पूछें बेटा। मैम जो डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसमें एक ही बीम जो है वो आगे जाके दो बीम्स में डिवाइड हो जाती है, चॉप हो जाती है। जी 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 जी। तो क्या मैम उसकी इंटेंसिटी भी 50% रह जाती है, दोनों बीम्स की 50-50 हो जाती है? दोनों की इंटेंसिटी इक्वल, जी बिल्कुल बिल्कुल। जो हम जब हम वो इक्वल इंटेंसिटी की लाइट्स कौन सी हैं वो डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है ना। देखिए तो मैम जो हम इनपुट इंटेंसिटी दे रहे हैं उससे तो फिर वो 50% हो जाएगी ना। इंटेंसिटी को अब आप वेवलेंथ मत कंसीडर करो ना, ठीक है ना। वो और वो इतनी होती है कि वो दोनों के लिए इक्वल जो सी है वो जस्टिफाइड होती है। ऐसे नहीं होता कि वो उसमें आपके देखें ना, आप एक घर में लाइट चलाते हो, बल्ब ऑन करते हो, तो पूरे कमरे में तकरीबन जो आपका एक खास एरिया होता है वो इक्वल ही लाइट, आप उसके, आप एक टेबल पे इक्वल ही लाइट पड़ रही होती है ना उसकी, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को आप इस तरह से नहीं डिवाइड करोगे कि वो इंटेंसिटी जो सी है वो आधी उधर चली, वो एक उस वक्त उस लाइट से वो जो बीम एक निकली है, जो एक रेडिएशन आई है आपके सोर्स से, रेडिएशन सोर्स से, वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होकर रेफरेंस बीम से और उधर जाएगी सैंपल बीम में। एक ये था टाइम इन स्पेस था, जिसमें कि अब वो एक मिली सेकेंड के भी यानी कि टाइम एट अ टाइम भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वो एट अ टाइम भी नहीं जाती है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम उसे कहते हैं कि अभी भी इसकी इंटेंसिटी जो सी वो सेम है, क्योंकि वहाँ पे कोई एब्जॉर्बिंग ऐसी स्पीशी मौजूद नहीं है। उसने उसके साथ सिर्फ जो है वो उसे स्ट्राइक करना है और फिर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज करके सैंपल के पास चला जाना है, सैंपल सेल के पास या रेफरेंस सेल के पास चले जाना है, ठीक है। तो इसका इंटेंसिटी का ये मतलब नहीं है कि वो जौन सी है वो आपने अगर उसको 350 नैनोमीटर की लाइट दी है तो वो उसके पास 175 एक के पास जाएगी, 175 एक, इसका मतलब ये नहीं है,
ठीक है ना, ये तो वेवलेंथ है, वो एक खास वेवलेंथ की लाइट है। हाँ, वो जो हमने बैंड पढ़ा था कि जिसमें हाफ ऑफ द इंटेंसिटी रेडिएशन पावर, और वो हमने कहा था अगर हाफ भी हो जाती है तो वहां तक भी उसकी जो इंस्ट्रूमेंट की एफिशिएंसी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके ओके मैम। और एक और चीज आपने स्लाइड्स में एक वर्ड यूज किया है, टाइम वेरिएबिलिटी। ये Time? डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेटर वेरिएबिलिटी। हाँ, टाइम वेरिएबिलिटी। हाँ, तो आप इसको बता देंगे क्या मतलब ये टाइम टर्म? वेरिएबिलिटी वही बात है ना, देखिए जिस तरह मैंने अभी बताया कि आपने जब सिंगल बीम यूज करना है तो पहले आपने एक सैंपल सेल रखना है, उसके अंदर आपने अपना एक, हमने कहा कि हमने इंस्ट्रूमेंट को वैसे ही करना है कि उसमें कोई लाइट, उसको ऑन किया कोई लाइट पास नहीं हो रही तो इधर वहाँ पे ट्रांसमिटेंस कौन सी है वो 0 होनी चाहिए, एब्जॉर्बेंस भी 0 होनी चाहिए। ठीक है ना, आपका इसका मतलब है मीटर जो है वो इक्विलिब्रेटेड है, वो कैलिब्रेटेड है, सॉरी, इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। उसके बाद क्या है, आपने कहा कि हमने उसमें अपना एक सैंपल रख दिया, उसमें क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन 0 हो जाएगी और ट्रांसमिटेंस 100% के अब रेडिएशन सोर्स ने लाइट देनी शुरू कर दी। सेकंड वे ये है, एक पहली कैलिब्रेशन, दूसरा हमने देखा कि वर्किंग ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है जी, उसके बाद फिर आपने क्या देखा, लास्ट में हमने देखा सैंपल सेल रखा। तो अब इसमें क्या है कि अभी हम जब सैंपल को निकालते हैं, सैंपल को रखते हैं, तो ये क्या टाइम चेंज होता है ना, टाइम के साथ क्या होता है कि हो सकता है कि एट वन टाइम वोल्टेज फ्लक्चुएट कर दे, एट द अदर टाइम रेडिएशन सोर्स की इंटेंसिटी में कुछ इशू हो जाए, और विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये कब ज्यादा फेस करनी पड़ेगी, व्हेन यू स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट और when you work for a long time on the instrument। ठीक है ना, जब भी आप किसी चीज पे आप देखें लैपटॉप, अपना मोबाइल लगातार यूज करेंगे हीट अप हो जाएगा, जब आप शुरू करोगे तो तब भी उसको शुरू होने के लिए उसको थोड़ा सा वो फ्लो में आते आते उसको टाइम लगता है। तो इट डिपेंड्स, जब आप, ये है सिंगल बीम के लिए। जब डबल बीम में हमने क्या कहा कि एट अ टाइम, अब वो जो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन है वो भी हमने कवर कर ली, और जो रेडिएशन सोर्स की इंटेंसिटी है विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें जो चेंज आना है वो भी हमने कवर कर लिया। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि टाइम के साथ क्या वर्ड आपने स्पेसिफिक यूज किया था, टाइम वेरिएबिलिटी, आई मैम थिंक, टाइम है ना। स्टेबिलिटी कह सकते हैं। हाँ, टाइम के इसको हम टाइम के साथ जो वेरिएशंस आनी है इन द सिंगल बीम वो डबल बीम में कवर हो जाती है। ओके ओके चलें जी, अब हमने शुरू करना है। अच्छा, आज मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले हमने 8:15 क्लास शुरू की है, 8:15 से 8:45 पे ये खत्म हो जाएगी क्लास। ठीक है, 30 मिनट के बाद फिर हम एक दफा दोबारा जूम, क्योंकि ये फिर 60 मिनट के लिए लगातार नहीं चलता ना, तो 30 मिनट के बाद मैं फिर दोबारा ज्वाइन करूंगी, और फिर हम जौन सा है वो 9:10 या 9:14 13:14 आई थिंक डॉक्टर कुलसूम के साथ फिर आपकी क्लास है ना, है आज क्लास आपकी? यस मैम। हाँ जी, ठीक है, तो मैं उससे पहले बस फिर 9:15 से पहले मैं आपका ये खत्म कर दूंगी। ठीक है, तो फिर ये मैम हमारा, जी बेटे। मैम जो स्लाइड है उसमें ग्रेटिंग्स की टाइप में जब आती है लॉन्ग फेस और शॉर्ट फेस, मैम वहाँ लाइन जो है वो मिस मैच हो गई है। जो वहाँ लिखा हुआ है हाई डिस्पर्शन एबिलिटी फॉर शॉर्ट फेस, ये लाइन जो है वो ऊपर आनी है लॉन्ग फेस के साथ। अच्छा, आप ऐसा करो कि वो मुझे ना उसकी जरा वो दे दो, फिर व्हाट्सएप कर देना, मैं फिर उसको बाद में आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके कल मैम। के लेक्चर में मैं उसको ना ये आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ठीक है, चले। अच्छा, आज हमने शुरू करना था और फोटो मैम जी, मैम जी ये कुछ स्टूडेंट्स भी मुझसे पूछ रहे थे कि कुछ हमारे स्लाइड्स में टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हमने टच नहीं किया और स्लाइड्स खत्म हो चुकी हैं, वो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं या नहीं? वो कौन से टॉपिक्स हैं जो अभी तक स्लाइड में हमने डिस्कस नहीं किए? मैम कुछ आईआर स्टार्ट है, में भी हैं, जैसा कि वो आईआर के साथ है। मैम एक डायग्राम है और एक इलस्ट्रेशन है सिंगल और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, वो दोनों डायग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन है। लास्ट टू कौन सी थी? जी मैम। वो आपको एक्सप्लेन करने के लिए जी थी, वो मैम। फिर मैंने ये फंडामेंटल्स ऑफ एनालिटिकल में तीनों वो ज्यादा अच्छे मुझे मिल गए थे। ठीक है, वो मैंने फिर उस दिन आपके साथ लेक्चर से जी मैम शेयर वो कर हमने लिए बुक में थे। कवर कर ली। हाँ, वो बुक में कवर कर लिए थे। और कौन सा टॉपिक है? मैम कोई स्टार्ट में मेरे ख्याल में एनएमआर की भी एक दो स्लाइड हाँ, वो हम इसको देखेंगे, इसको भी हम देखेंगे जब हम असल दी में हुई हैं। ज्यादा डिटेल, आपका जो सिलेबस है वो आपके पास है ना, कंटेंट सारे, उसमें ज्यादा डिटेल से जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो यूवी, डबल बीम और सिंगल बीम की है, और जो इंट्रोडक्शन है वो सारी चारों जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स है, उनका है। तो अब हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो फिर हम जब इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो मैं साथ साथ आपको उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ठीक है, ठीक है मैम, बेहतर हो गया मैम। चलिए जी, अब ये हमने फोटो ट्यूब्स एंड फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हमने यहाँ से शुरू करना है। फोटो डिटेक्टर्स हैं ये, इसमें हमारे पास और डिफरेंट टाइप सिलिकॉन डायोड्स भी आ जाते हैं, फोटो डायोड्स भी आ जाती हैं, और इसमें हमारे पास चार्ज ट्रांसफर डिवाइस आपके सिलेबस में अब ये फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है, और इसके अलावा ये है आई थिंक चार्ज ट्रांसफर डिवाइस है।
ठीक है, ये दो हैं सच है। ये थोड़ा सा अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम आगे भी यही थोड़ा सा, क्योंकि आपको मेरा ख्याल है कि आपको ये थोड़ी सी नो होनी चाहिए सिलिकॉन डायोड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। एंड चार्ज इंजेक्शन डिवाइसेस, ये थोड़ा सा चार्ज कपल या चार्ज इंजेक्शन डिवाइसेस एटलीस्ट यहाँ तक हम इसको कवर कर देंगे। फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब्स, सिलिकॉन डायोड, फोटो डायोड एंड चार्ज ट्रांसफर डिवाइसेस। तो फोटो ट्यूब्स क्या है, फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब्स क्या है। फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब्स बेसिकली फोटो ट्यूब्स का ही लेटेस्ट और मॉडर्न वर्जन है, उसी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। तो फोटो ट्यूब्स, फोटो भी है ट्यूब्स भी है। इससे क्या पता चलता है कि लाइट का कोई चक्कर है, लाइट ने कन्वर्ट होना है, डिटेक्ट करना है। किस फॉर्म में डिटेक्ट करेगी। अब जैसे हमने देखा कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस हम यूज करते हैं, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस जब लाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो जो सिग्नल्स निकलते हैं वो इतने वीक होते हैं कि एज सच उनको स्टडी करके हम उसकी अच्छी रेजोल्यूशन जो सी है वो हमारे पास नहीं आती। तो ये इंटरनेट कनेक्शन को क्या हो गया, अच्छा जी। अब तो इसको करने के लिए हम उसको फर्दर टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें सिलिकॉन डायोड, फिर फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब्स और चार्ज ट्रांसफर डिवाइसेस यूज करते हैं। तो फोटो ट्यूब्स जो है सबसे सिंपलेस्ट है। The response of a phototubes or a photomultiplier tubes results from the photoelectric effect। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको याद हो फिजिक्स में आपने पढ़ा था, तो वो वाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेस पे, उस प्रिंसिपल पे ये बना है। फोटो ट्यूब्स कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सिलेंड्रिकल फोटो कैथोड। सेमी सिलेंड्रिकल फोटो कैथोड होती हैं फोटो ट्यूब्स। कौन सी हैं, सेमी सिलेंड्रिकल फोटो कैथोड्स। ये जो ये दिस वन, ये सेमी सिलेंड्रिकल, हाफ सिलेंडर कह सकते हो आप, और ये कर्व सी आपके पास आता है। ये कैथोड इसको कंसीडर करेंगे, ये कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। एंड अ वायर एनोड सील्ड इनसाइड एन evacuated ट्रांसपेरेंट ग्लास। ये कैथोड और एक वायर, वो कहता है ये वायर है आपकी, ठीक है। इसको उसने कहा कि ये एनोड के तौर पे एक्ट करेगी और ये कैथोड पे एक्ट करेगी। और ये दोनों जो से हैं ये एक ग्लास ट्यूब में evacuated हैं, वैक्यूम अंदर क्रिएट की गई है और इसको एनवेलप कर दिया गया है। The concave surface of the cathode supports a layer of photoemissive material। कि जो आपका ये कैथोड है, कैथोड का जो आप कह सकते हो ये जौन सी है, ये बॉडी जौन सी है उसके ऊपर ऐसी एक लेयर होती है जो कि अल्कली मेटल या मेटल ऑक्साइड की, जो कि फोटो एमिसिव मटेरियल होगा। कि जब इसके ऊपर लाइट जो हमने आपके यहाँ पे सैंपल है, सैंपल ने यहाँ पे रेडिएशन सोर्स है, उसने सैंपल के साथ इंटरेक्शन किया है, उसके एज अ रिजल्ट जो लाइट ट्रांसमिट हुई है, जब वो इस कैथोड पे पड़ेगी, इस डिटेक्टर पे पड़ेगी, तो इसके ऊपर जो लेयर है मेटल ऑक्साइड की, वो क्या करेगी, जब उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जो एक फोटोन जब इसके ऊपर पड़ेगा तो वो फोटो एमिशन होगी। एज अ रिजल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन, जी इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में वो अपना रिस्पॉन्स शो करेगी। वो इलेक्ट्रॉन को उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी जरा कम होती है ना अल्फली मेटल्स की, तो मेटल ऑक्साइड्स की, तो एज अ रिजल्ट कौन सा है वो लो एनर्जी में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे, और वो दैट अमिट्स इलेक्ट्रॉन व्हेन इररेडिएटेड विद द लाइट ऑफ द एप्रोप्रिएट एनर्जी। ठीक है, अब वो एप्रोप्रिएट एनर्जी फिर भी होनी चाहिए कब, आपको पता है कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन की यहाँ जो अब एक्साइटेशन होती है, ट्रांजिशन एनर्जी जो है वो किस रेंज में आती है, यूवी से विजिबल की रेंज में। इससे ऊपर वाली जो स्मॉलर वेवलेंथ की और हायर एनर्जी होती है वो फिर उसमें एक्सरे आ जाता है, गामा रेज वगैरह वगैरह आ जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की उसमें हमने क्या करना है कि यूवी विजिबल की जो लाइट है, आईआर की लाइट भी एनफ होती है कि इसमें से लाइट एमिट हो सके, बट सम टाइम उसके सिग्नल्स इतने अच्छे नहीं देते या इतनी कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो वहाँ पे हम उसको यूवी विजिबल के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि हम फोटो ट्यूब को यूज़ करें एज अ डिटेक्टर। तो उसने कहा कि जब अमिट करेंगे इलेक्ट्रॉन वो व्हेन इरेडिएटेड विद द लाइट ऑफ एप्रोप्रिएट एनर्जी, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे। ये कैथोड यहाँ से आपके फोटोन ने आके इसके साथ जो है ये देखें, ये उसने बताया फोटोन बीम जब इसके ऊपर से स्ट्राइक की है तो एज अ रिजल्ट ये इलेक्ट्रॉन अमिट हुए हैं, ये नेगेटिव चार्ज हैं, तो एनोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एनोड जौन सा है उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होंगे। When a voltage is applied across the electrode, उसमें हम बैटरी से लगाएंगे तो क्या होगा, the emitted photoelectrons are attracted to the positively charged wire anode. These electrons produce a photocurrent in the circuit. As a result क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा सर्किट में।
बैटरी से जब हम इसे करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड फ्रॉम द फोटो कैथोड पर यूनिट टाइम, अब कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से अमिट होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द रेडिएट पावर ऑफ द बीम स्ट्राइकिंग द सरफेस। कितने यहाँ से फोटो इलेक्ट बीम्स जौन सी हैं वो यहाँ से यहाँ पर आके स्ट्राइक होंगी, इस पे डिपेंड करेगा कि ये कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होंगे। और ये बीम किस पे डिपेंड करेगी? दिस बीम डिपेंड अपॉन द रेडिएशन सोर्स वेवलेंथ जो हमने सिलेक्ट की विद द इंटरेक्शन विद द मेटल, कि उन दोनों ने आपस में जो रिएक्शन किया एज अ रिजल्ट कौन सी फोटोन बीम जौन सी है वो एमिट हुई है और वो स्ट्राइक करेगी विद द कैथोड। विद एन अप्लाइड वोल्टेज ऑफ 90 वोल्ट और मोर, कहता है जो रेंज होनी चाहिए वोल्टेज की वो 90 वोल्ट एटलीस्ट होनी चाहिए। इस 90 या इससे ज्यादा की जो है वो हमारे पास जो है वो हमें ये बैटरी देनी है, वोल्टेज देनी है। ऑल दीज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड एट द एनोड, और ये सब कहाँ पर कलेक्ट होते जाएंगे? एनोड पे कलेक्ट होंगे। एनोड पे कलेक्ट होकर क्या होगा? produce a photo current that is also proportional to the radiant power of the beam। जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? जो रेडिएशन पावर है बीम की उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं फिर इसकी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फोटो ट्यूब एंड अकम्पनिंग सर्किट, ये उसकी डायग्राम है, ये सर्किट है। यहाँ से 90 वोल्ट का हमने उसको करंट देना है। करंट के उसमें क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ये एनोड कौन सा है वो, और ये कैथोड के तौर पे, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एनोड और कैथोड के तौर पे एक्ट करेंगे। ये इसने कहा कि इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज एनवेलप, ये आपका क्वार्ट्ज का या ग्लास का एनवेलप होगा। The phototube as and accompanying circuit, the photocurrent induced by the radiation causes a voltage V is equal IR across the measuring resistor. This voltage is then amplified and measured. यहाँ से भी एक करंट जा रहा है और यहाँ से भी डिफरेंस ऑफ करंट की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके नतीजे में क्या होगा, आपका जो एम्पलीफायर है वो उसको, जो आपका रिकॉर्डर है वो उसको करंट को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है, इसमें भी थोड़ा सा ऊपर से भी मैं बता दूं आपको। फोटो मल्टीप्लर tubes are among the most widely used type of transducer for detecting UV visible radiation. The major advantage of photo multiplier tube is internal amplification। ठीक है, यहाँ पे आपको एक आपका एम्पलीफायर अलहदा से काम लगाना पड़ता है, और जबकि फोटो मल्टीप्लर ट्यूब में क्या होगा कि उसके अंदर ही यहाँ पे एनोड ही एक्ट एज अ एम्पलीफायर तौर पे काम करेगा, और वो तकरीबन अबाउट 10⁻⁶ to 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेगा एट द एनोड फॉर ईच फोटोन। उसके एक सिग्नल कौन सी है वो शार्प पीक कौन सी है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कैसे वेरी करेगी वो डिपेंड करेगी, और ये सारी कैलकुलेशन इंस्ट्रूमेंट के अंदर ही होंगी। और आफ्टर दैट आपके उसकी डिटेक्शन जो है वो इतनी सेंसिटिव हो जाएगी 10⁻⁶ के एक फोटोन, यहाँ पे एक फोटोन 1 फोटोन मींस 1 फोटोन, उसकी जो पीक है वो उसकी सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा नहीं है इस डिटेक्टर की। जबकि यहाँ पर क्या होगा कि वो उसको एम्पलीफाई कर देगा, और 10⁻⁶ के कोई भी फोटोन, देयर इज नो सिंगल सिग्नल जो कि आपका डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटरनल एम्पलीफिकेशन होगी, और वो एज अ करंट जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो पीक देगा। अबाउट 10⁻⁶ to 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड एट द एनोड फॉर ईच फोटोन। हर फोटोन के लिए इतनी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा करनी, दैट्स स्ट्राइक द फोटो कैथोड ऑफ अ फोटो मल्टीप्लर ट्यूब। ठीक है, वो उसको डिफरेंस ऑफ करंट को प्रोड्यूस करने के लिए फिर वो उसको फोटो कैथोड ऑफ द मल्टीप्लर ट्यूब से स्ट्राइक करेंगे। चले जी, अब हम जाते हैं आगे, फोटो मल्टीप्लर ट्यूब को थोड़ा सा देख लें। इसमें से किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? अच्छा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ejected from a photosensitive surface by electromagnetic radiation। फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसे कहेंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे फोटोसेंसिटिव सरफेस से, अच्छा मैं यहाँ पे रोक रही हूँ, फिर दोबारा करते हैं इसको।
शुरू।